पंचम भाव में अकेले शुक्र दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते और कई बार व्यक्ति के अनुभवों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने ही अनुभवों का गलत जो है वो लाभ उठा लेता है या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम अजय शर्मा है और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आज रविवार है और हमारे यहाँ बारिश हो रही है। पर पते की बात यह है कि हमारे यहाँ बिजली भी है और बारिश भी है। अब मुझे भरोसा ये नहीं हो रहा है कि बिजली विभाग वाले आज छुट्टी पे हैं या फिर बिजली देकर के वो अपने गांव छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि आमतौर पे बारिश की एक बूंद अगर आसमान से गिर जाए तो बिजली कट जाती थी, पर अभी तक बिजली बची हुई है और मुझे लगता है कि बहुत देर से रुकी हुई है। तो भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि रविवार को छुट्टी मनाने ही गए होंगे। वैसे भी धान की रोपनी वगैरह हो रही है तो हो सकता है बिजली काटना ही भूल गए हैं। इस वजह से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यह सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनि और राहु। आपको मैं इनकी कुंडली से मिलाता हूं और बहुत ही गंभीरता से इस कुंडली को समझने का प्रयास करिएगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वैचारिक जो स्थितियां बनती हैं और उसके मानसिक श्रम की जो स्थिति बनती है, मानसिक जो दबाव काम उसके ऊपर करता है। कई बार आप जब तक कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से तराशते नहीं हैं तब तक आपको वो समझ में नहीं आती है। लग्न में शनि और राहु, इस कुंडली को मैं कुछ बताने से पहले इसका कुछ फलादेश करके देख देता हूँ, बता देता हूँ। अल्टीमेट परिणाम पहले ही बोल देता हूँ। ये कुंडली व्यय के लिए हमेशा परेशान रहेगी, मतलब धन की समस्या रहेगी थोड़ी बहुत हमेशा। मतलब जब भी कभी व्यक्ति के सामने कोई व्यय रहेगा, खर्च दिखेगा, तो उसको आर्थिक दबाव महसूस होगा। ये पहली बात। दूसरे नंबर पे वो व्यक्ति अपने दुश्मनों से और अपने प्रभावों से हमेशा ही जीत जाया करेगा, वो कभी हारेगा नहीं। तीसरे नंबर पे इस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर ये व्यक्ति धर्म का काम अगर करे, समाज को इकट्ठा करने का अगर काम करे, तो बिल्कुल ही वो परिचित हो सकता है और बहुत आगे जा सकता है। चौथे नंबर पे जो कुंडली मेरे सामने है, इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से विकलता का शिकार हो सकता है। उसका मन हमेशा ही दुखी और थोड़ा आलसी और प्रत्येक काम विलंब से, नुकसान से और कमजोरी से होते देखे जा रहे हैं। जहां वो दुख को प्राप्त करता है, विकल होता है, चिंतित होता है, व्यथित होता है, नाखुश होता है और द्रवित रहता है। ये कुंडली सुंदर है, मतलब जातक सामने से देखने पे बड़ा सुंदर होगा, चांद सा मुखड़ा, ऐसा कह सकते हैं। ये जातक है, जातिका नहीं है, पर व्यक्ति सुंदर है। भले ही कैसी भी काया हो, पर चेहरे का पानी बड़ा सुंदर होगा। पांचवें नंबर पे इस व्यक्ति को व्यवसाय छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, नौकरी छोड़ना पकड़ना, ये बना रहेगा। कभी छोड़ा, कभी पकड़ा, कभी कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, ये काम हमेशा जीवन में लगा रहेगा। कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति हमेशा ही द्वंद्व में उलझा रहेगा। माता पक्ष से हमेशा ही लाभ मिलता रहेगा और व्यक्ति को पिताजी से भी बहुत ज्यादा मतभेद की स्थिति में भी देख रहा हूं। या कई बार यहाँ जो चंद्रमा उच्च के बैठे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा की दशा हमेशा अच्छी जाएगी। जातक के कार्य क्षेत्र को लेकर के और उसके प्रभाव में वृद्धि को लेकर के और उसके अपने स्वरोजगार में, अपने खुद के रोजगार के लिए चंद्रमा की दशा लाभदायक होगी। सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी हमेशा ही, और मंगल की दशा दूसरे नंबर पे अच्छी जाएगी। मतलब 3 दशाएं, सूर्य पहले नंबर पे अच्छे जाएंगे, दूसरे नंबर पे मंगल की दशा अच्छी जाएगी और तीसरे नंबर पे चंद्रमा की दशा मध्यम परिणाम के साथ। लेकिन ये चंद्रमा यहां बैठ करके बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये जातक को स्वतंत्र मानसिकता का बनाएंगे, थोड़ा दुखी, क्योंकि शनि से दृष्ट है, राहु से केंद्र में है और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, शुक्र से षडाष्टक में है। और ये व्यक्ति थोड़ा अभिमानी और व्यक्ति को स्वाभिमानी बना देंगे, व्यक्ति को स्वाभिमानी बना देंगे। कारण क्योंकि गुरु जो है वो 12 में है, जहां व्यक्ति कई बार अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाता है और वास्तविक अर्थ में
अपने ज्ञान की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता। वस्तुतः ज्ञान का होने का मतलब क्या होता है? आप जितने ज्यादा विनम्र हो जाएं, आप जितना ज्यादा ज्ञान को समझने की उत्कंठा से युक्त रहें, कृतज्ञता का भाव रहे, अपने आप को कभी भी बहुत ज्यादा ज्ञानी न समझने का भाव रहे, हमेशा ही विनम्र बने रहना, किसी को भी ताड़ना नहीं और किसी भी तरीके से अपनी विनम्रता को खोना नहीं और उस पर संदेह ना करना। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को विकल स्वभाव का बनाने के साथ साथ थोड़े अभिमानी से या अभिमान से युक्त रखने वाली बन जाएगी। और किसी भी शुभ ग्रह से या किसी भी शुभ ग्रह के द्वारा चंद्रमा के दृष्ट ना होने के कारण, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, व्यक्ति के स्वभाव में कोमलता की कमी होती है और व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को कभी देख ही नहीं पाता है। और निस्संदेह मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि जब तक व्यक्ति खुद का कारोबार नहीं स्थापित करेगा तब तक इसके कारोबार में बहुत ज्यादा उन्नति भी नहीं होगी। इनको खुद का कारोबार करना चाहिए। मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा यहीं बैठे हैं और ये उच्च के चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, जहां उच्च के गुरु ये अच्छे नहीं होते। मैंने कई बार कार्यक्रम में बात कही है, उच्च के गुरु 12वें के अच्छे नहीं होते। वो आपको दरअसल आपके जीवन का होप, आपके जीवन की लायबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके अंदर का विश्वसनीय जो प्रभाव है, जो एक होता है ना, जैसे कि व्यक्ति अंदर से कितना सुख है, उसके अंदर शांति है, वो विनम्र है, वो बिल्कुल ही कंपैरिजन से बिल्कुल अलग है। वो किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही शुद्ध है। जो माला पहना दे तो भी ठीक है, और अगर कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो भी खुश है, अगर उसकी कोई कमजोरी बता दे तो भी उसी स्थिति में है। यह स्थिति बनती है क्योंकि गुरु 12वें उच्च के और उस पे मंगल की दृष्टि जो भी उच्च का बैठा है, तो यहां व्यक्ति को माता पक्ष से लाभ तो मिल जाता है, शत्रु पक्ष से लाभ तो मिल जाता है, पर सूर्य का 6वें जाना ये विनम्रता और स्वभाव में व्यक्ति को विकल बना देता है, अच्छा नहीं होता। ऊपर से गुरु 12 में, मैंने कई बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु और सूर्य की स्थिति 6वें 8वें 12वें की चली जाए, और चाहे वो कितने ही अच्छे बैठे हों, और ये भी कही है बात कि जब ये दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हो तो व्यक्ति के बारे में कई बार समाज में गलत भ्रांतियां फैल जाती हैं, या व्यक्ति अपने बड़बोलेपन के कारण या कई बार सत्य बोलने के कारण, या कई बार, अब जैसे मैंने वो बात कही थी, मेरे गांव में एक मुखिया जी हैं, तो उनको लोग उनका काफी मजाक उड़ा देते हैं कई बार। तो मेरे यहाँ एक बार वो आए थे, उनको कुछ समस्या हुई थी तो मुझसे मिलने आए थे। मेरे यहीं संग पढ़ते थे हम लोग एक ही साथ, मतलब गांव के स्कूल में जब मैं छोटा था। तो कभी कभी आता था गुरुजी के यहाँ से तो वहीं चला जाता था पढ़ने। तो वो आए थे मिलने, तो मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें कही है, पहले भी कार्यक्रम में कई बार जिक्र किया है। तो उनकी एक आदत थी, अभी भी है, कि वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते। और कई बार उनको यही बात उनके लिए समस्या का कारण बन जाती है, क्योंकि उनको यही बात पता नहीं है कि कहाँ सत्य बोलने की आवश्यकता है और कहाँ लिपापोती करनी है। क्योंकि समाज में आपको रहना है तो सामने वाले के हिसाब से अपनी जो है वो बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे यही बात हो सकती है। व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करना चाहता क्योंकि सूर्य समझौतावादी बनने ही नहीं देते। लग्न में शनि क्रूर, दुखी, निर्दयी और कई बार आत्माभिमानी बना देते हैं। लग्न में राहु सिंह राशि के कंफ्यूजन से युक्त कर देते हैं। जहां व्यक्ति खुद के ही बारे में कई बार कोई राय नहीं बना पाता, वहीं दूसरों को भी जज कर करके अपनी समस्या खुद की बढ़ा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर गुरु केंद्र में होते और सूर्य केंद्र में होते, तो एक बात और बताता हूं, बहुत अच्छी बात जो इस कुंडली में होगी दृष्टि से, कि गुरु उच्च के और सूर्य जो है वो यहाँ पे बैठे हैं मकर राशि के, जो वस्तुतः बहुत अच्छे नहीं है। पर गौर करिए तो शनि और सूर्य का परिवर्तन भी हुआ है। लग्न के अधिपति के 6वें में जाने से व्यक्ति के जीवन में साहस तो है, पर वो हर बार अपनी कमर कस लेता है, परंतु समस्या अंत होने और कम होने का नाम नहीं लेती है। साहस उसके पास इसलिए है क्योंकि मंगल उच्च के हैं और सूर्य 6वें भाव में बुध के साथ बैठे हैं, जहां व्यक्ति की तार्किक क्षमता उसके ही गुणों का कमजोर करने का कारण बन जाती है और उसके ही लिए उसके पैर के कांटे बन जाते हैं। सूर्य और बुध बुद्धिमान बना दिए, पर किसकी समस्या बढ़ा रहे हैं? 6वें भाव में ये शत्रु बढ़ा देते हैं। हर बार आपके तर्क जो है वो बेनकाब और गलत तरीके से सामने वाले पे चोट कर जाते हैं। ये स्थिति है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि व्यक्ति कभी भी गलत नहीं है, व्यक्ति गलत कभी भी नहीं है, क्योंकि गुरु और सूर्य जब एक दूसरे को देखेंगे तो जातक को कभी भी गलत, निंदित और घृणित करने वाला नहीं बने। कारण क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं भाई जी। लग्न में शनि व्यक्ति को गलत नहीं बनने देते, पर व्यक्ति को गड़बड़ा यहां देते हैं कि उसको पता नहीं चलना है कि क्या, कब, कैसे और कैसे कैसे काम करने हैं। राहु लग्न में चंद्रमा से केंद्र में और
सूर्य के ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो नीच की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि उच्च के गुरु और उच्च के मंगल ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जहां व्यक्ति को साइंटिफिकली कई बार उसको रगड़ना पड़ता है, झंझट में जीवन बितानी पड़ती है, दाम्पत्य में कमजोरी होती है। हालांकि कई बार आर्थिक रूप से तो परेशानी नहीं होती, पर व्यक्ति को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो चल देता है तो उसके पीछे पीछे लोगों की कतार लंबी हो जाए, पर फिर भी वो पकड़ने ना आए, या वो जो विचार अपने उसके अंदर उद्वेलित होते हैं, जो उसके विचार अंदर उत्पन्न होते हैं, वो कई बार उसका सही तरीके से प्रागट्य नहीं कर पाता है। सही तरीके से उसका वो जो है वो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो गलत तरीके से होता है, या उसकी बात सही तरीके से सामने वाले को समझ में नहीं आती। क्योंकि वास्तुतः व्यक्ति के पास ज्ञान है कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या चीज बुरी है, या क्या कौन सी बात उसके लिए श्रेष्ठ है और कौन सी बात कलुषित है, कौन सी बात उसके लिए लाभदायक है और कौन सा उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर इन दोनों का सही तरीके से समायोजन नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति के पास व्यय की अधिकता होती है और व्यक्ति कई बार आर्थिक तंगी में गुजरता हुआ जीवन गुजार देता है। व्यापार को लेकर के हमेशा ही कंफ्यूज रहे, अपने दाम्पत्य को लेकर के हमेशा ही कंफ्यूज रहे, संतान को लेकर के हमेशा ही कंफ्यूज रहे और खुद ही कंफ्यूजन में रहता है, पर दरअसल वो कभी बताता नहीं है। और सबसे जो एक समस्या वाली बात मैं बता दूं कि लग्न में जब शनि राहु केतु का प्रभाव बन जाए, मंगल का आप गौर से देखिए तो मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि राहु केतु पहले से ही है, मंगल और देख लिए। तो जब केंद्र में और ऊपर से लग्न में पापक ग्रहों का प्रभाव हो और केंद्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना पड़ती हो, तो व्यक्ति विलग, मतभेदों से युक्त, दुखी, परेशान, चिंतित, व्यथित और कष्ट झेलने वाला होता है। साहस उसके पास है, उसके शत्रुओं की कमी नहीं है, हारेगा भी नहीं और अपने ही आप वो शत्रु बना भी लेता है, अगले ही पल क्षमा भी मांग लेता है और कई बार एक ही गलती बार बार दोहराते रहता है। ऐसा कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ही ठीक कर रहा हूं और बहुत अच्छा कर रहा हूं। कई बार उसके ही ज्ञान उसके लिए पैर की कुल्हाड़ी या पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे हो जाते हैं। हमें वास्तव में कुंडली देख करके करने की क्या आवश्यकता है? कुंडली अध्ययन का मतलब ये होता है बदलाव कहाँ करना है, मतलब मोरल वैल्यू आपकी कैसी है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि गुरु और सूर्य व्यक्ति को मोरालिटी में उच्चतम स्तर पे रखे हैं। व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही शुद्ध है, परिष्कृत है, श्रेष्ठ है, पर वो सभी समाज में एक जैसा ना तो उठता है और ना तो एक जैसा बैठता है। वही समाज कभी उसको दुत्कार देता है और वही समाज कभी उसको सिंहासन पे बिठा देता है। ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसी स्थिति अगर आपकी हमेशा बनी रहे तो निश्चित रूप से वो ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब शनि व्यक्ति की कुंडली में लग्न में हो जाए तो व्यक्ति बेवजह का गंभीर भी कई बार हो जाता है। लग्न में शनि जब हो जाए तो व्यक्ति को बेवजह के गंभीर बनाने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और लग्न में जब राहु बैठेंगे, अब गौर करिए, शनि वक्री इस वजह से अशौच से युक्त और राहु 24 डिग्री के, इस वजह से वो खुद ही कंफ्यूजन में है। राहु और शनि का लग्न में बैठना, मंगल का उच्च का होना, गुरु का 12 में उच्च का होना ठीक नहीं होता। ज्ञान की कमजोरी होने के बाद नहीं भी कई बार व्यक्ति अपने ज्ञान का सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाता, या सही तरीके से उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता, या उसको सही तरीके से वे नहीं दे पाता कि कैसे किसको कैसे क्या क्या करनी है चीजें। मतलब उसका जो पॉलिटिकल व्यू होता है वो थोड़ा इनकरेक्ट होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ, जहां सबसे पहले अध्ययन की आवश्यकता इनकी कुंडली में माघ माह में जन्मे हैं, जहां व्यक्ति खुद को ही सर्वश्रेष्ठ कई बार समझ लेता है। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बहुत ज्यादा और कई बार प्रक्रिया जो होती है जीवन में चलने की वो बहुत तीव्र होती है, पर कई बार सोचने के ही प्रक्रम में कई बार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में हमेशा ही रत होना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़ के न देखने की आदत डालने की आवश्यकता है, वैचारिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से अपने अंदर कुछ काम करने की आवश्यकता है जहां आप लोगों को और भी ज्यादा जगह दे सकें। शिशिर ऋतु के जन्म होने के कारण व्यक्ति दुखी है और इसका काम विलंब से होता है। सोमवार के जन्म होने से व्यक्ति शुद्ध है, झगड़ालू नहीं होने के बावजूद भी उसके समाज में जो लोग होते हैं उसको झगड़ालू मान लेते हैं, या कई बार वो बिल्कुल स्पष्ट मन का है पर फिर भी वो अपना इमेज जो है वो गलत तरीके का बना बैठता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को सरकार से जुड़ करके, राजनीति से जुड़ करके, धर्म से जुड़ करके, अध्यात्म से जुड़ करके, कर्मकांड से जुड़ करके, वेद अध्ययन से जुड़ करके आदि आदि चीजों से व्यक्ति को धन कमाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं
रोहिणी नक्षत्र ये बहुत ज्यादा बढ़िया, जहां व्यक्ति खुद का व्यवसाय कर ले, कोई पार्टनरशिप में नौकरी कर ले, या कोई कारोबार स्थापित कर ले, या कहीं पे भी अगर कर्म क्षेत्र के लिए कुंडली कभी भी कमजोर नहीं है, पर जब तक उसका हस्तक्षेप उसके कर्म में ज्यादा नहीं होगा तब तक इसकी कुंडली सफल नहीं होगी, तब तक ये कुंडली सफल नहीं होती दिख रही। क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा है, गौर करिए यहां भी चंद्रमा है। अब मैं अभी देख रहा हूं, ये कुंडली मैंने पहले नहीं देखी और मुझे याद भी नहीं है, तो दरअसल यहां देखिए तो मैंने अभी तक लग्न कुंडली खाली देखी है, नौमांश तो अभी देख रहा हूं आपके सामने। तो यहां भी चंद्रमा, अब सूर्य लग्न में यहां कई बार व्यक्ति को दाम्पत्य में दुखी कर देते हैं क्योंकि वो स्वयं दुखी है। तो सुख कहां है? सुख आपको किसी दूसरे के पास जाके नहीं मिलता, सबसे पहले खुद सुखी होना पड़ता है। खुद सुखी होंगे, जैसे क्या होता है, हम जो है वो बिंब है और हमारी जो चेहरे की स्थिति होती है, जो आईने में हम देखते हैं, वो हमारा प्रतिबिंब है। जैसे भगवान शिव वो बिंब है, और जब हम उनके सामने कंठी, माला और रुद्राक्ष धारण करके जाते हैं तो हम उनके स्वरूप हो जाते हैं, हम उनके प्रतिबिंब स्वरूप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले खुद पे काम करने की आवश्यकता है। यहाँ लग्न में शनि राहु भयंकर तबाही मचाएंगे, और यहाँ लग्न में सूर्य बुध और 12 में, अब जरा गौर करिए, बुध यहाँ पे मंगल के साथ और सूर्य 6वें में, व्यक्ति गुरु को भी ज्ञान देने लगे, तर्क अपनी जो है वो हमेशा आगे रखे, और कई बार अपने तर्क को इतना ज्यादा मसला बना देता है कि वो कभी भी शांत ही नहीं होता। ऐसी स्थिति बनती है जहां गुरु और शनि यहां बैठ करके व्यक्ति की पत्नी को भी रोजगार परक बना रहे हैं, और दाम्पत्य सामान्यतया ठीक रहता है। हालांकि ये सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं होंगे। पत्नी को भी कारोबार के लिए जगह दे देना चाहिए, या पत्नी के साथ मिलकर के भी कारोबार स्थापित किया जा सकता है। सप्तम भाव के अधिपति का गुरु के साथ बैठना और गुरु की नीच दृष्टि ये थोड़ी कमजोर होगी और संतुलन बनाने का काम करेगी। शुक्र के साथ केतु का बैठना, चंद्रमा और शुक्र का द्विद्वादश में जाना कई बार व्यक्ति को दुखी और दाम्पत्य में सुख ढूंढने वाला होता है, होने के बावजूद, जैसे जो मृग मरीचिका वाली स्थिति होती है, या नाभि में ही कस्तूरी होती है हिरण के, और वो मूर्ख ढूंढता रहता है और उसी में उसकी जान चली जाती है, क्योंकि वो ढूंढते 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 पसीने से और प्यास से तर हो जाता है। पानी भी उसको चाहिए होती है, और उसी प्यास को बुझाने के चक्कर में तालाब और पोखरे के किनारे जाता है, जहां सिंह उसका इंतजार करता रहता है। क्योंकि वो अपनी ऊर्जा पहले ही खो चुका होता है, तो भागने की शक्ति होती नहीं है, इस वजह से वो मृत्यु का कारक हो जाता है। कस्तूरी आपके पास है, आप बस अपने अंदर किस तरीके से, ये सिंह राशि है ना, सिंह राशि के लोग खुद होंगे आलसी, पर दूसरों को उपदेश पहले देंगे। लग्न में मंगल का अगर प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति जल्दी जल्दी का काम करना चाहेगा। गुरु पे नीचे दृष्टि और मंगल की नीचे दृष्टि, गुरु की नीचे दृष्टि, ये प्रभाव जो है वो गड़बड़ा रहा है। सूर्य और बुध व्यक्ति को तार्किक तो बनाते हैं, पर वस्तुतः उसको पता ही नहीं है कि तर्क करना कहाँ है। मतलब ऊर्जा का 100% इस्तेमाल करने से व्यक्ति को पहले ये सोचना है कि उस ऊर्जा को कहाँ लगाया जाए। दशमांश कुंडली में यहाँ के जो लग्नेश हैं वही आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति बनते हैं, और सूर्य और गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर देख रहे हैं तो गुरु यहाँ पे वृषभ राशि के, शुक्र और शनि का संबंध, व्यक्ति को व्यापार ही करना होगा। मंगल के साथ बुध, यहाँ पे आप लॉजिस्टिक वगैरह का कारोबार कर सकते हैं, बच्चों से संबंधित प्लास्टिक का कारोबार। आपकी कुंडली के आधार पर मैं पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, या फिर कई तरीके से आप उस पर अगर एक बात कह दूं तो सीधे तरीके से आप कोई भी अपना कारोबार करेंगे तो निसंदेह खाने पीने से संबंधित, उसके बाद फल फूल की सामग्री की दुकान, पूजा पाठ से सामग्री की दुकान, कर्मकांड कराना हो, वेद पाठी ब्राह्मण बनना हो, उसमें ट्रेनिंग लेनी हो, ये सब सारा कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त आप कागज का कारोबार कर सकते हैं, स्टेशनरी बुक शॉप वगैरह करना हो, आप ऑनलाइन मार्केट से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पंचम भाव में अकेले शुक्र दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, और कई बार व्यक्ति के अनुभवों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने ही अनुभवों का गलत जो है वो लाभ उठा लेता है या गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पे ये स्थिति बनती है। सूर्य जो है वो, गौर करिए, दशम भाव के अधिपति दशमांश कुंडली में सूर्य बनते हैं, वो लग्नेश यहाँ पे जन्म कुंडली में 6वें बैठे थे, कमजोरी हो गई। यहाँ पे लग्न के अधिपति जो मंगल बनते हैं वो बैठे हैं कहाँ, जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुध के साथ, जो कि अष्टम के अधिपति हैं। लग्नेश का संबंध लाभ और अष्टम के अधिपति के साथ होता है। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत समस्याओं के बाद व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा। वस्तुतः यह कुंडली सफल अवश्य होगी, पर गुरु की दशा के मध्य के बाद, मतलब 2024 के जनवरी के बाद। और दूसरे नंबर पे अब एक बात और बता दूं तो यहाँ गुरु शुक्र की राशि में, जहाँ के अधिपति
उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। और गौर करिए जो दशम स्थान के अधिपति हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लग्नेश हैं दुह स्थान में, यहाँ के लग्नेश दशम स्थान में, और यहाँ के लग्नेश पंचम में, और यहाँ वो लग्नेश जो है वो दुह स्थान में बैठे थे, यहाँ वो दशमेश हो रहे हैं और दुह स्थान में जा रहे हैं। और दरअसल ये यहाँ पे भयंकर आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि वहां पे उच्च के तो हैं तो व्यक्ति का साहस कभी कम नहीं है, लेकिन वो कभी भी एक ही गलती बार बार करता रहे, बार बार करता रहे और कभी भी गलतियों से सीखने वाला नहीं होता। उसको अहमवादी इंसान कहा जा सकता है, जहां उसको अहम की स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई बार वो अपने ही हाथ से अपना नाखून कतर रहा होता है और अपनी ही ऊर्जा का क्षरण कर रहा होता है। क्लियर है? अब यहाँ तक तो ये बात मैंने कह दी। अब मैं आपकी कुंडली में कुछ अद्भुत संयोग दिखाता हूँ। लग्न कुंडली के अधिपति का 6वें में जाना ये ठीक नहीं होता। लग्न के अधिपति का 10वें में जाना आपसे ज़्यादा अनुभव से युक्त और बेहतरीन आपके दाम्पत्य की अर्धांगिनी आपकी पत्नी हो सकती है। और यहाँ पे लग्न के अधिपति का 5वें में जाना कर्म में जरूर ही सफलता मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी, पर थोड़े विलंब के बाद। अभी आपकी कुंडली में आने वाला है वो वक्त, 26 तक आप सफल हो जाएंगे निश्चित रूप से। एक बात और बताता हूँ, धन भाव के अधिपति का 6वें में जाना ये दारिद्र योग है और मैंने इसको घटित होते देखा है, पक्के तौर पे कहता हूँ, ये व्यक्ति को दरिद्र बना देता है। लाभ भाव के अधिपति का 6वें में जाना ठीक नहीं होता और लग्नेश के साथ 6वें में जाना ये और भी ज्यादा कमजोर करता है। व्यक्ति हमेशा ही अपने आप को लेकर के चिंतित व्यथित रहता है, उसका कभी भी कोई काम रुक करके होता है, कष्ट में होता है। मतलब इसको मैं बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यही गुरु अगर यहाँ केंद्र में आ जाते आनंद आ जाता। तृतीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र बनते हैं, पंचम में अकेले अच्छे नहीं होते। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में 6वें बैठे हैं, इस वजह से सरकार से और पिता से लाभ होते देख रहा हूं। हालांकि ये भाव भी थोड़ा ठीक नहीं होगा, उच्च के चंद्रमा होने के बावजूद ये बात कर रहा हूं। और यहाँ पे चंद्रमा की नीच दृष्टि जो पड़ेगी वो कई बार व्यक्ति को कलह और मानसिक शांति का एक नया दौर दिखा देती है, ये बात भी होगी। जो चंद्रमा की दशा में, सूर्य के बाद जब चंद्रमा की दशा आएगी गुरु में चंद्रमा वाली, उसमें थोड़े से कमजोरीपन का एहसास होगा जो आपको मानसिक रूप से व्यथित कर सकता है। इस वजह से जितना जल्दी हो सके आप अपना व्यापार चुन लीजिए, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना, कई बार व्यक्ति का यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और प्रभाव ये सब विदीर्ण होते हैं, कमजोर होते हैं। और व्यक्ति जिस चीज की इच्छा लेकर के बाजार में घूमता रहता है वो उसके पास ही होती है, पर फिर भी उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है क्योंकि अनुभवों की कमी हो जाती है। पंचम भाव में शुक्र अकेले अच्छे नहीं होते और पंचम भाव में गुरु अकेले अच्छे नहीं होते, पंचम भाव में बुध अकेले अच्छे नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। नक्षत्र भी मूल का है, इस वजह से वो और भी ज्यादा डगमग हो रहा है। 6वें भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो लग्न में, तो लग्नेश का 6ठे में जाना। अब लग्नेश ने परिवर्तन किया तो किसके साथ? दुह स्थान के अधिपति के साथ और अपने परम शत्रु के साथ। तो परिवर्तन योग होने से निश्चित रूप से दो अगर शत्रु ग्रह परिवर्तन करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कुंडली को मजबूती दे देती है। लेकिन गौर की बात यह है कि जातक की कुंडली में परिवर्तन हुआ है तो किस भाव से? 12वें भाव से, 8वें भाव से, दुह स्थान के अधिपति के साथ ना। इस कारण से चूंकि वो एक अच्छे भाव के अधिपति के साथ उसका परिवर्तन नहीं होना जातक की कुंडली को कमजोरी दे देता है। और निसंदेह पहले ही लग्नेश, अगर अब गौर करने की बात है, इसको आप तर्क से ऐसे समझिए कि अगर लग्नेश का परिवर्तन भाग्य भाव के अधिपति के साथ होगा तो निश्चित रूप से ये ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत भाग्यशाली बना देगा जातक को। लेकिन वही अगर लग्नेश 12वें भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन करेंगे तो गिजमिज होगा ना, जैसे ये बोर्ड गिजमिज हो रहा है। समझने वाली बात है कि वस्तुतः जातक ने किसको पकड़ा है, आदान प्रदान वो किससे कर रहा है, वो भाव कौन सा है। अधिपति चलो समझे कि दोनों शत्रु हैं तो परस्पर मित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ण की बात हुई, एक ब्राह्मण और एक निचला वर्ग, तो ये संबंध कैसा बना? तो गड़बड़, ये लोटा डोरी वाली जो बात है वो निसंदेह कभी ना कभी घिस जाती है। इसके वजह से वो टूटने के कगार पे चली जाती है, जो व्यक्ति को बार बार तोड़ती हुई मजबूत बनाने का काम करती है। ये इसको इस तर्क को समझने की बारी है। ये 10वें, 6वें और 7वें की बात। 8वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें, अब गुरु 12वें उच्च के हो गए, तो व्यक्ति हमेशा ही दिमाग इतना लगाए कि पूछो ही मत। हर एक चीज में अपना अलग तर्क ढूंढे, अपना अलग लॉजिक लगाता है, जो कि बिना सिर पैर का भी कई बार हो सकता है, क्योंकि वस्तुतः ज्ञान को सही वे नहीं मिला है। ज्ञान का सही तरीका, ज्ञान को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का स्किल या फिर ज्ञान को सही दिशा देने का निर्देश व्यक्ति के पास नहीं है। उस चीज को डेवलप करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में यहां जाना आपका धन, आपका अधिकार और आपकी संपत्ति
पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा, वो सिर्फ आपका रहेगा। इस कुंडली में नौकरी के योग ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। दशम भाव में उच्च के चंद्रमा स्वरोजगार की स्थिति भी बना देते हैं। अगर व्यक्ति का मन नौकरी में ना लगे तो खुद के रोजगार पे भी वो अवश्य विचार कर सकता है। उच्च के चंद्रमा है, पर फिर भी चंद्रमा से संबंधित व्यापार नहीं कहूंगा। आपकी कुंडली में अगर व्यापार करना होगा तो आप गुरु से संबंधित व्यापार कर लीजिएगा। और वस्तुतः जितना दूर जाए, आप जितने ही दूर जाएंगे इस कुंडली के आधार पर उतना ही ज्यादा बढ़िया होगी बात। हालांकि केंद्र में जो राशियां बनी हैं वो आपको जाने नहीं देंगी, ये भी बात मैं बोल देता हूं, पर फिर भी कोशिश करिए कि घर से बाहर निकलिए। दशम भाव के बारे में चर्चा करी। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में रोहिणी के बैठे हैं, खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, व्यापारिक वर्ण बना देते हैं। तो व्यक्ति हमेशा लाभ और हानि को सोच करके परेशान होता रहता है। वो जो भी बात समाज में कह देगा, लोग उसकी बात मान जाएंगे, पर तरीका सही होना चाहिए। आपको राजा बनाया जा सकता है, आपको प्रधानमंत्री अवश्य बनाया जा सकता है, पर निसंदेह समस्या क्या है कि कई बार आप जिसका वोट प्राप्त करके आप प्रधानमंत्री बने हैं, कभी कभी आपकी बात उसको चुभ जाएगी, जो आपको कभी भी सिंहासन से उतार सकता है। ऐसा नहीं होना होगा। एकादशवें भाव के अधिपति बुध बनेंगे, वो जन्म कुंडली के 6वें भाव में, ये दारिद्र दोष होता है। 12वें भाव में उच्च के गुरु बहुत अच्छे नहीं होते और पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता है। कई बार अपने ज्ञान, अपने सही, अपने गलत और अपने विचारों में, अपने प्रभावों में, अपने गंभीरता में, अपने गांधीर्य में, और कई बार वो दिखावेपन का गंभीर हो जाता है। लग्न में शनि बेवजह का गंभीर बना देते हैं। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में सूर्य षडबल में कमजोर है, बुध षडबल में कमजोर है। नवांश कुंडली में सूर्य आश्लेषा के व्यक्ति को बेवजह की चिंता करने वाला और बेवजह का शक करने वाला, संदेह करने वाला और हर एक रिश्ते को संदेह की दृष्टि से देखने वाला, अपने आप में अप्रसन्न रहने वाला भी बना सकते हैं। इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ खुशी और सुख देना चाहते हैं। सप्तम भाव से केंद्र में शुभ ग्रह का होना और सप्तम भाव पे धन भाव के अधिपति की दृष्टि, व्यक्ति की कुंडली में पत्नी का योग बहुत बढ़िया है और पत्नी अच्छी हैं, उनको जितना ज्यादा हो सके सुख और खुशी देने का प्रयास करिए। आपकी कुंडली में संतान वगैरह की स्थिति अगर देखूंगा तो जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में और पंचम भाव के अधिपति, पहली संतति से सुख की स्थिति ज्यादा है, दूसरी संतति से थोड़ी सी मानसिक विकलता रहेगी, वो चिंता का कारण बन सकती है। वैसे आपकी कुंडली में थोड़े बहुत खर्च के साथ, जूझने के साथ साथ आपकी कुंडली में संतान का सुख ठीक ठाक देख रहा हूं। थोड़ी बहुत मानसिक विकलता उन लोगों के कारण रहेगी, उनका प्रेशर आपके ऊपर काम करेगा। वस्तुतः आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया रहेंगे, चंद्रमा बहुत अच्छे रहेंगे और सूर्य बहुत अच्छे रहेंगे, राहु बहुत अच्छे रहेंगे, ये 4 ग्रह। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशाओं में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की दशा आपके लिए हमेशा धनदायक होगी। बाकी के जितने ग्रह हैं, शनि, गुरु, केतु, राहु और चंद्रमा, ये आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी के साथ, धन की कमी के साथ, पर मानसिक शांति देते हुए निकल जाएंगे। आपकी कुंडली में वाहन वगैरह के सुख की स्थिति ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत कमजोरी रहेगी, पर वो भी बहुत ज्यादा विचारणीय नहीं है। वस्तुतः व्यक्ति को इसका सुख मिलता रहता है, ये बात भी है। व्यक्ति होता बहुत अच्छा है, पर कई बार वो दिखा नहीं पाता है कि वो कितना अच्छा है। मतलब तरीका, कम्युनिकेशन और चीजों को समझने में गलती और जल्दबाजी। पद आपको मिल सकता है, राजनीति में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है तो जा सकते हैं। सूर्य नीच के हो जा रहे हैं कई बार कुछ चार्ट में, इस वजह से मैं समझता हूं कि आपको अपने आत्मबल को और सही दिशा निर्देश की आवश्यकता है। आत्मबल को वृद्धि, आपकी कुंडली में 5 नंबर की कुंडली है, अगर बहुत बढ़िया रहेगा कि आप रविवार का दिन आपके लिए ठीक है। आपके लिए कुंभ राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे, मकर राशि के लोग अच्छे नहीं होंगे, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि, मिथुन राशि, ये राशियां अच्छी होंगी। रविवार का दिन अच्छा रहेगा, मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र के हिसाब से देखूंगा, रोहिणी थोड़ा कमजोर, पर पुष्य, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, मघा, हस्त, श्रवण, पुनर्वसु, ये अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए रविवार मैंने बताया, दिशा पूर्व अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन कमाने के लिए आप अगर चाहें तो पश्चिम दिशा में भी जा सकते हैं, या तो पूर्व या तो पश्चिम। अब क्या बताऊं, सूर्य आपकी कुंडली में लग्न का परिणाम आधा करेंगे, 50%। चंद्रमा कमजोर है, पक्ष का बल अगर नहीं होता तो आपको और भी ज्यादा कमजोर बना देते। डिग्री में 10 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे, इस वजह से उनको और भी ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है। मंगल आपकी कुंडली में 50, बुध भी 50, इसका मतलब है कि भाग्य भी आधा ही है और लाभ भी आधा ही है। गुरु आपकी कुंडली में बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये बात मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि डिग्री में
8 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे। तो बुध भी जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो आधा परिणाम कर रहे हैं, और गुरु भी जन्म कुंडली में वृद्ध हो गए। इस वजह से गुरु और बुध जो व्यक्ति के इंटेलिजेंस और व्यक्ति के जो होता है ना गुरु जैसे ज्ञान और व्यक्ति के समझने की शक्ति, ये दोनों में कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाता है या उसकी कमजोरी हो जाती है। मतलब समतुल्य या फिर इक्विवेलेंट बनना या उसको बैलेंस करना ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बैलेंस का कारक सूर्य पहले ही बीमार है। तो स्वास्थ्य से संबंधित में पेट में भी समस्या कई बार अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि होती रहती है। माता पिता का सुख आपकी कुंडली में, माता जी को थोड़ी बहुत बीमारी में देख रहा हूँ, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। शुक्र के बाद शनि की बात करता हूं आपकी कुंडली में, और राहु और केतु। राहु और केतु में बहुत सावधान होने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपकी कुंडली के लिए राहु और केतु बहुत ज्यादा कष्ट भी देने वाले हैं, और लग्न में बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को दूसरों के ऊपर निर्भरता उसकी कभी भी खत्म ही नहीं होती है, उसको हमेशा ही दूसरों से धन प्राप्त होता है। पर यही कारण है कि आपकी कुंडली थोड़ी सी विलंब से एक्टिव हो रही है शनि राहु के कारण। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं सोच रहा हूं कि मैंने आपको क्या नहीं बताया है, पर मुझे लगता है कि मैंने आपकी कुंडली में गोचर अगर बता दूं, हाँ उल्लास देसाई ने कहा था मुझे कि पंडित जी आप गोचर भी बताया करिए, बता देता हूं। वर्ष कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर अगले वर्ष के फरवरी तक आपको कष्ट में देख रहा हूं, उसके बाद स्थिति अच्छी होगी और निसंदेह अच्छी होगी। आपकी कुंडली के आधार पर जो बात बन रही है वो अभी के आधार पर आपकी कुंडली वृषभ राशि की बन रही है, जिस पे ढैया 7.5 तो नहीं है, लेकिन हाँ वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, शनि का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस वजह से भी काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं और हर जगह से व्यक्ति को नुकसान की स्थिति में देख रहा हूं। थोड़े ही दिनों के बाद जब शनि का गोचर बदलेगा तो बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं होंगे, पर गुरु थोड़े बहुत स्थिति में थोड़े बहुत लाभ के साथ आपके संकेत में आ रहे हैं। पर वर्ष कुंडली अभी फरवरी का इशारा कर रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुद को प्रसन्न रखने के लिए नाम जप सबसे ज्यादा आवश्यक है। नाम जप करिए। नाम जप भी क्या, सिंह लग्न के हैं, सूर्य की आराधना करिए, गायत्री जप किया करिए, यज्ञोपवीत धारण करिए, अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बना लीजिए और थोड़ा चिंतन बढ़ा दीजिए। चिंता नहीं चिंतन। तब तक के लिए बहुत ज्यादा नमस्कार।